हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल अगेन एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम डिस्कस कर रहे थे 15th चैप्टर न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में और लास्ट क्लास में हमने इस पे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज के इस सेशन में भी हम कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे जिससे आप सारे कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छी तरह से समझ सको। जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैं यहाँ सॉल्व कराऊंगा वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से उनको कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा और अपने फेयर काम में लिख लीजिएगा। आशा करता हूँ कि आप सब साथ साथ में पढ़ रहे होंगे और बहुत अच्छी तरह से सारे कॉन्सेप्ट सीख रहे होंगे। अगर साथ में नहीं पढ़ रहे हैं तो अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि बाकी जब अपन आगे और वीडियो लेक्चर डिलीवर करते जाएंगे तो आपका बर्डन बढ़ता जाएगा, फिर एक साथ आप इतना नहीं पढ़ पाएंगे। तो अभी से साथ साथ में पढ़िए। अगर कुछ समझ में नहीं आता है, कुछ भी क्वेश्चन क्वेरी डाउट हो तो आप मुझे अपने टेलीग्राम पे भेज सकते हैं। टेलीग्राम अगर ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे जाके उससे जुड़िए, क्योंकि सारे पीडीएफ आपको वहाँ पे इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस आज का सेशन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस का। देखिए, लास्ट क्लास में हमने कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन डिस्कस किए थे, आज उन्हीं क्वेश्चंस को और थोड़ा आगे अपन डील करें। तो देखिए, 4 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए थे, आज 5वें क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दे रखा है दैट द हाफ लाइफ ऑफ रेडियम इज 1600 ईयर्स। रेडियम का अर्धायु काल दे रखा है 1600 साल। तो पहले क्वेश्चन में जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो सारी अपन लिख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम देख रहे हैं, ठीक है। रेडियम दे रखा है, क्या दे रखा है? रेडियम, और इसका अर्धायु काल है 1600 साल, यानी हाफ लाइफ दे रखी है इसकी, हाफ लाइफ दे रखी है कैपिटल टी, वो है 1600 ईयर्स, ठीक है, 1600 साल। With the sample of radium, how much time will it take to disintegrate 75% of its initial mass? ऐसे किसी सैंपल में प्रारंभिक द्रव्यमान का 75% डिसइंटीग्रेट होने में कितना समय लगेगा? तो हमें यहाँ पे क्लियरली समय निकालना है। क्या निकालना है? समय। कब तक का समय? जब हमारे पास द्रव्यमान जो है वो 75% विघटित हो चुका हो, मतलब बचना कितना चाहिए? बचना चाहिए 25%। किसका 25%? प्रारंभिक का। 25% ऑफ इनिशियल। समझिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन ये कह रहा है कि रेडियम का कोई सैंपल है जिसका अर्धायु काल 1600 साल दे रखा है। हमें वो समय निकालना है जब इसमें 75% द्रव्यमान विघटित हो चुका हो, यानी बचेगा कितना? 25%। किसका 25%? प्रारंभिक का। और प्रारंभिक द्रव्यमान को हम m0 मान लेते हैं। क्लियर? यानी हमें दे रखा है m बराबर 25%, परसेंट का मतलब होता है अपॉन 100, किसका? m0 का। ये हमें वैल्यू दे रखी है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं? 25 में इसका भाग जाता है कितनी बार? 4 बार। तो m बराबर दे रखा है 1/4 ऑफ m0। ये वैल्यू हमें दे रखी है, तो हमें वो समय ज्ञात करना है। तो गाइज वेरी इजी। हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि m बराबर होता है n0 1/2 टू दी पावर n। इसी तरह हमने सक्रियता के लिए पढ़ा था r बराबर r0 1/2 टू दी पावर n। तो सिमिलरली हम द्रव्यमान के लिए अगर लिखें तो द्रव्यमान के लिए क्या आ जाएगा? m इज इक्वल टू m0 1/2 टू दी पावर n। तो ये वाला फॉर्मूला हम इसमें यूज करेंगे, तो क्या आ जाएगा मेरे पास? m की जगह क्या लिख सकते हैं? 1/4 इंटू m0। तो यहाँ से आ जाएगा मेरे पास 1/4 m0 इज इक्वल टू m0 एंड 1/2 टू दी पावर n। m0 से m0 कैंसल, यह आ जाएगा 1/4 इज इक्वल टू 1/2 टू दी पावर n। 1/4 को क्या लिख सकते हैं? 1/2 इंटू 2 इज इक्वल टू 1/2 टू दी पावर n। तो 2 इंटू 2 इसको लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 2, यह आ जाएगा 1/2 टू दी पावर 2 इज इक्वल टू 1/2 टू दी पावर n। जब आधार समान हो तो घातें भी समान होगी। इस स्थिति में n का मान क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। हमें n नहीं चाहिए, हमें चाहिए कुल समय। तो हम ये भी जानते हैं, हमने पढ़ा है दैट टोटल टाइम जो होता है वो n इंटू कैपिटल टी के बराबर होता है। तो टोटल टाइम t बराबर n की जगह 2, और इसका अर्धायु काल देखा है 1600 साल। तो ये 1600 और ईयर्स गुणा करेंगे तो टोटल टाइम आ जाएगा 3200, 3200 साल। यानी कि अगर कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रेडियम है तो उसका 75% भाग विघटित होने में 3200 साल लग जाएंगे। ये तो हमने इस तरीके से देख लिया। हम इसको एल्गोरिदमली किस प्रकार से समझ सकते हैं, समझिए।
मान लेते हैं कि रेडियम जो है वो दे रखा है मेरे पास और इसका इनिशियल द्रव्यमान दे रखा है m0। क्लियर। हमने ये पढ़ा है कि प्रत्येक अर्धायु काल में जो संख्या है वो प्रारंभिक संख्या की आधी हो जाती है। तो जब पहला अर्धायु काल होगा उस समय इसकी संख्या क्या हो जाएगी m0/2। यानी अगर पहले 100 था, कितना था 100, तो बाद में कितना हो जाएगा 50, उसके बाद कितना हो जाएगा 25। ठीक है, तो होगा क्या देखिए 100 से 50 और 50 से 25% बचने में कितने अर्धायु काल लगेंगे 1 और 2। एक अर्धायु काल कितने साल का है 1600 का, दूसरा कितने का 1600 का, तो 1600 और 1600 कितना आ जाएगा 3200 साल आ जाएगा। ठीक है, एल्गोरिथमिकली हम इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं। ठीक, तो ये हमने भी कहा कि 25% बचने में कितना समय लगेगा 3200, और इसको डायरेक्ट समझे तो पहले 100 था, एक अर्धायु काल के बाद 50, फिर कितना हो जाएगा 25, तो 25% बचने में 2 अर्धायु काल लगेंगे। 2 अर्धायु काल का योग कितना 3200 साल के बराबर। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है गाइस, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे अपने फेयर काम में कर लीजिएगा। ठीक, चलिए तो इसको अपन रफ कर देते हैं। आई होप आपने ये लिख लिया होगा, समझ भी लिया होगा। चलिए तो इस पूरे को अपन रफ कर देते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, हाफ टाइम ऑफ C14 रेडियोकार्बन इज 5700 ईयर्स। किसी कार्बन 14 रेडियो एक्टिव का अर्धायु काल 5700 साल है। इन अ सैंपल द रेशियो ऑफ 6C14 and 6C12 decreases to 1/8 life of its equilibrium value. What is the half life of this sample? किसी सैंपल में कार्बन 14 सैंपल में इसका अर्धायु काल दे रखा है, एवरेज अर्धायु काल वो है 5700 साल। तो हमें कार्बन 14 दे रखा है, क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। इसका अर्धायु काल जो दे रखा है हाफ लाइफ कैपिटल T वो है 5700 साल, इसका अर्धायु काल दे रखा है। हमें वो समय निकालना है जब इसमें जो बचे हुए नाभिक हैं वो 1/8 गुना रह जाएंगे प्रारंभिक के। ठीक है, तो इसमें हमें दे रखा है कि नाभिकों की जो संख्या है हमें निकालना है समय। पहली बात तो क्या निकालना है समय, कब, जब सक्रिय नाभिकों की संख्या प्रारंभिक नाभिकों की संख्या का 1/8 गुना रह जाए। क्वेश्चन ये दे रखा है कि कोई कार्बन 14 एक सब्सटेंस है जिसका अर्धायु काल दे रखा है 5700 साल। हमें वो समय निकालना है जब इसमें नाभिकों की संख्या प्रारंभिक नाभिकों की 1/8 गुना रह जाए। बड़ा इजी क्वेश्चन है, दोनों तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए फॉर्मूला वही अपन यूज करेंगे सॉल्यूशन में। हम जानते हैं कि n बराबर होता है n0 1/2 टू द पावर n। सो n की वैल्यू कितनी दे रखी है, n की वैल्यू दे रखी है n0/8, n0/8 इज इक्वल टू n0 1/2 टू द पावर n। n0 से n0 कैंसिल, ये आ जाएगा 1/8 इज इक्वल टू 1/2 टू द पावर n। 1/8 को लिख सकते हैं 1/2 इंटू 2 इंटू 2, है ना, 2 to the 4 to the 8 इज इक्वल टू 1/2 टू द पावर n। इस पूरे को लिख सकते हैं 1/2 टू द पावर 3 और इज इक्वल टू 1/2 टू द पावर n। आधार समान तो घातें भी समान होगी। इस स्थिति में हमारे पास n की क्या वैल्यू निकल के आएगी 3। हमें n नहीं चाहिए, हमें तो समय चाहिए। तो हम ये भी जानते हैं वी नो दैट t इज इक्वल टू nt। सो t इज इक्वल टू n का मान 3 और t का मान 5700। तो t इज इक्वल टू इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 0 0 7 या 21 5 या 15 2 17, ये मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। यानी 17100 साल बाद इस सैंपल में जो नाभिकों की संख्या है वो प्रारंभिक नाभिकों की 1/8 गुना रह जाएगी। हम इसको दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। देखिए दूसरा कौन सा, हमने पढ़ा कि प्रारंभ में नाभिकों की संख्या n0 है। क्लियर, प्रत्येक अर्धायु में हमारे पास नाभिक प्रारंभिक नाभिक के आधे रह जाएंगे। तो पहले अर्धायु काल में नाभिकों की संख्या प्रारंभिक नाभिकों की आधी हो जाएगी, मतलब n0/2। उसके बाद अर्धायु काल में इसकी भी आधी हो जाएगी, मतलब n0/4।
और उसके बाद अर्धायु काल में इसकी भी आधी, मतलब n0/8। तो देखिए n0 से n08 होने में कितने अर्धायु काल लगे, 1, 2 और 3। तो 5700 यहाँ, 5700 यहाँ और 5700 यहाँ, टोटल कितना समय लगेगा, 17107। तो यह हम इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं। ये क्वेश्चन को डायरेक्टली बिना सॉल्व किए भी हम डायरेक्ट बता सकते हैं। जब कंपटीशन एग्जाम में अगर इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाए तो हम डायरेक्टली इनको इस प्रकार से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो इसको भी अपन रफ कर देते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आई होप आपने ये लिख लिया होगा, रफ कर देता हूँ मैं इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, प्रूफ दैट rate of reactivity of radioactive nucleus is inversely proportional to the square of its half life। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन को लिया है। ये सिद्ध करना है कि किसी भी रेडियोएक्टिव सब्सटेंस की जो सक्रियता है वो उसके अर्धायु काल के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो हमें क्या प्रूफ करना है, क्वेश्चन में पूरा लिख देता हूँ ताकि आप समझ सको। ठीक है, प्रूफ दैट rate of reactivity of any radioactive substance is inversely proportional to square of half life of substance। हमें ये प्रूफ करना है कि जो रेट ऑफ रिएक्टिविटी है वो उसके हाफ लाइफ के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब हमें प्रूफ क्या करना है, सीधे तौर पे क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछ सकते हैं, प्रूव दैट R is equal to dr upon dt, rate of reactivity dr upon dt is proportional to 1 upon t square। हमें ये प्रूफ करना है कि सक्रियता की दर अर्धायु काल के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो देखिए किस तरह से इसको प्रूफ किया जा सकता है, बड़े इजी तरीके से। समझिए इसके सॉल्यूशन को हम यहाँ पे लिखते हैं। वी नो दैट सक्रियता क्या होती है, बेसिकली सक्रियता होती है इकाई समय में विघटित होने वाले नाभिकों की संख्या, यानी कि dn अपॉन dt, यही होती है। मैं इसको पॉजिटिव लिखता हूँ क्योंकि हम नेगेटिव इसलिए बताते हैं, नेगेटिव ये शो करता है कि सक्रिय नाभिकों की संख्या घट रही है, वो लिखने की आवश्यकता नहीं। और ये किसके बराबर आएगी, ये आएगी लैम्डा n के बराबर। क्लियर, यहाँ से हम क्या देखते हैं, इसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक है, डिफरेंशिएट कर देते हैं। सो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टी के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो यह आ जाएगा dr अपॉन dt इज इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा d अपॉन dt ऑफ क्या आ जाएगा मेरे पास, लैम्डा इंटू n, यहाँ से आ जाएगा dr अपॉन dt इज इक्वल टू लैम्डा कांस्टेंट, बाहर dn अपॉन dt। क्लियर, और ऑलरेडी dn अपॉन dt की वैल्यू किसके बराबर होती है, लैम्डा n के बराबर। तो सिंस dn अपॉन dt की वैल्यू ऑलरेडी लैम्डा n के बराबर होती है, तो ये dn अपॉन dt की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे वापस, यह आ जाएगा dr अपॉन dt इज इक्वल टू लैम्डा और इसकी जगह लैम्डा n। क्लियर, यहाँ से क्या आ जाएगा dr अपॉन dt इज इक्वल टू लैम्डा इंटू लैम्डा, लैम्डा स्क्वायर इंटू n। ऑलराइट, अब हमने पढ़ा है दैट, इसको मैं दे देता हूँ इक्वेशन फर्स्ट। हमने पढ़ा है दैट अर्धायु काल t इज इक्वल टू होता है 0.693 और अपॉन लैम्डा, तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.693 और अपॉन कैपिटल T। इक्वेशन सेकंड से इस लैम्डा की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, इक्वेशन सेकंड इनटू इक्वेशन फर्स्ट। सो मेरे पास आ जाएगा रेट ऑफ रिएक्टिविटी dr अपॉन dt इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर की जगह ये आ जाएगा 0.693 अपॉन t का स्क्वायर और इंटू n। क्लियर,
सो dr/dt इज इक्वल टू 0.693 का स्क्वायर इंटू n और अपॉन t का स्क्वायर। देखिए ऊपर में 0.693 का स्क्वायर और n, सक्रिय नाभिकों की संख्या भी कांस्टेंट ही होगी, तो ये पूरा कांस्टेंट है, इसको हटाएंगे तो समानुपाती चिन्ह लग जाएगा, ये आ जाएगा dr/dt समानुपाती 1/t², यानी रेट ऑफ रिएक्टिविटी अर्धायु काल के वर्ग के समानुपाती होती है। यही अपन को प्रूफ करना था, ठीक है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पे आपको सॉल्व करा दिया। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपने फेयर काम में कर लीजिएगा, ठीक। चलिए तो उसको रफ कर देते गाइस और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। रफ कर देता हूँ मैं इसको, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे सॉल्व करा दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है द इनिशियल मास ऑफ रेडियोएक्टिव 6C11 सैंपल इज 2.2 ग्राम। किसी रेडियोएक्टिव कार्बन 11 का प्रारंभिक द्रव्यमान 2.2 ग्राम दे रखा है। तो पहले गिवन इंफॉर्मेशन अपन लिख लेते हैं। ये दे रखा है क्वेश्चन में 6C11 कार्बन 11 का इनिशियल मास दे रखा है, इनिशियल मास m नॉट कह देता हूँ मैं इसको, वो है 2.2 ग्राम। 2.2 ग्राम मतलब 2.2 10⁻³ किलोग्राम। हम जो भी यूनिट लेंगे तो SI यूनिट लेंगे, ठीक है। एंड इट्स हाफ लाइफ इज 1224 सेकेंड्स। इसकी हाफ लाइफ दे रखी है, हाफ लाइफ वो दे रखी है 1224 सेकेंड्स, ठीक है। ये इसकी हाफ लाइफ दे रखी है, कैपिटल T दे रखी है, ठीक। चलिए हमें फाइंड आउट करना है इनिशियल एटम्स इन द सैंपल। फर्स्ट हमें निकालना है इनिशियल एटम्स इन द सैंपल। एटम्स कहो या न्यूक्लियस कहो एक ही बात है, क्योंकि पर न्यूक्लियस एक ही एटम होगा। तो इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियस निकालना है इन द सैंपल। पहले हम इसी क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए हमें निकालना है प्रारंभिक नाभिकों की संख्या। तो नाभिकों की संख्या किस तरह से निकालेंगे? हमें अगर मोल पता चल जाए तो हम उसको अवोगाद्रो की संख्या से गुणा करके नाभिकों या परमाणुओं की संख्या निकाल सकते हैं। तो हम मोल ज्ञात करेंगे। मोल क्या होता है? पदार्थ का भार बटे अणुभार। तो यहाँ पे पहले हम निकालेंगे मोल, ठीक है। मोल क्या होता है? भार बटे अणुभार। सो भार कितना दे रखा है इसका? ये दे रखा है 2.2 10⁻³ अच्छा, यहाँ पे जब भार की बात करेंगे तो अपन ग्राम में ही लेंगे, ठीक है। सो 2.2 और अपन इसका दे रखा है 11, ये इसका मोल आ जाएगा। इसमें अगर मैं डिवाइड करूँ तो कितना आ जाएगा? 0.2 आ जाएगा, 0.2 मोल। एक मोल में हमारे पास अणुओं की संख्या या परमाणुओं की जो संख्या होती है वो अवोगाद्रो संख्या के बराबर होती है। तो इसको हम किससे गुणा कर देंगे? अवोगाद्रो संख्या से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो ये मेरे पास 0.2 मोल तो आ गया। मोल कितना है? 0.2। अब नंबर ऑफ इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स निकालना है या नंबर ऑफ न्यूक्लियस, नंबर ऑफ न्यूक्लिया है। प्रारंभिक नंबर ऑफ न्यूक्लियस या न्यूक्लिया निकालने का n नॉट कहेंगे। वो क्या लिखेंगे अपन? इस मोल को अवोगाद्रो संख्या से गुणा 6.022 10⁻23, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास प्रारंभिक नाभिकों की संख्या आ जाएगी, जो आएगी 1.20 10⁻23। इसको इससे गुणा करेंगे तो ये आएगा 1.20 × 10⁻23। तो हमारे पास सैंपल में अगर कार्बन 11 कोई रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है जिसकी हाफ लाइफ दे रखी है और इनिशियल द्रव्यमान दे रखा है, तो प्रारंभ में इसमें इतने सारे न्यूक्लियस होंगे। क्लियर? दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है? इंपॉर्टेंट। एक्टिविटी ऑफ द सब्सटेंस व्हेन 5 माइक्रोग्राम मास रिमेन्स, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हम यहाँ लिख देते हैं। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है रिएक्टिविटी ऑफ substance when 5 microgram mass remains। हमें उस समय, क्योंकि ये रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है तो इसका विघटन हो रहा है, विघटन होते होते स्टार्टिंग में इसका द्रव्यमान 2.2 ग्राम था, बाद में जब इसका द्रव्यमान विघटित होते होते 5 माइक्रोग्राम बचेगा, उस समय इसमें कितनी सक्रियता होगी वो ज्ञात करना है।
तो देखिए सक्रियता हम जानते हैं क्या होती है, इकाई समय में विघटित होने वाले नाभिकों की संख्या dN/dt, बहुत बार पढ़ा, और ये होता है लैम्डा n के बराबर। यानी हमें सक्रियता अगर चाहिए तो सक्रियता के लिए हमें एक तो चाहिए क्या, क्षय स्थिरांक लैम्डा, और एक उस समय नाभिकों की संख्या। तो हम लैम्डा को किस तरह से ज्ञात करेंगे, n को किस तरह से ज्ञात करेंगे। देखिए इसको दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो लैम्डा हम जानते हैं अर्धायु काल क्या होता है, अर्धायु काल जो होता है सिंस अर्धायु काल होता है 0.693 अपॉन लैम्डा। यहाँ से लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0.693 और अपॉन कैपिटल टी। टी अर्धायु काल है जो दे रखा है 1224 सेकंड, तो यहाँ से लैम्डा का मान आ जाएगा 0.693 और अपॉन 1224 पर सेकंड। ये तो मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, लैम्डा की वैल्यू आ गई। अब हमें निकालना है सक्रिय नाभिकों की संख्या। तो सक्रिय नाभिकों की संख्या किस तरह से ज्ञात करेंगे, जैसे यहाँ पे ज्ञात की थी भार बटे अनुभार, मोल को अवोगाद्रो संख्या से गुणा। अब यहाँ पे भार जो है वो कितना बचा है 5 माइक्रोग्राम। तो वापस सक्रिय नाभिकों की संख्या ज्ञात करने के लिए मोल को अवोगाद्रो संख्या से गुणा करेंगे। यहाँ पे मोल किस तरह से निकालेंगे, मोल होता है भार बटे अनुभार। तो भार कितना दे रखा है, यहाँ पे भार दे रखा है 5 माइक्रोग्राम। 5 माइक्रो का मतलब 10 की घात -6 अपॉन भार के बाद अनुभार, अनुभार तो इसका 11 ही रहेगा, तो अपॉन 11। ये तो मेरे पास मोल आ गया, और इंटू 6.022 10 की घात 23। ठीक है, ये मैंने दे दिया समीकरण 3। तो सक्रिय नाभिकों की संख्या आ गई, लैम्डा आ गया, दोनों से वैल्यू इसमें रख देते हैं। तो हमारे पास रिएक्टिविटी जो आएगी R वो आ जाएगी लैम्डा की जगह, तो ये आ जाएगा 0.693 अपॉन 1224 और इंटू ये वाली वैल्यू आ जाएगी 5 × 10⁻⁻6 इंटू 6.022 10 की घात 23 और अपॉन 11। इस पूरे को हम सॉल्व करेंगे, मैं ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूँ। तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी 1.55 10⁻15, 1.55 10⁻14 डीके पर सेकेंड। ठीक है, डीके पर सेकेंड, और डीके पर सेकेंड को अपन बेकेरन भी कहते हैं। तो ये इसका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो क्या देखा आपने कि अगर कोई रेडियोएक्टिव कार्बन दे रखा है 6 से 11, उसका प्रारंभिक द्रव्यमान 2.2 ग्राम हो और उसका हाफ लाइफ दे रखा हो, तो उसमें प्रारंभ में तो इतने सारे न्यूक्लियस थे, जब ये विघटित होता हुआ 5 माइक्रोग्राम बचेगा, उस समय इसकी सक्रियता क्या होगी 1.55 10 की घात 14 बैकेरोल, जो कि बहुत ज़्यादा है। तो आज के इस सेशन में हमने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस और डिस्कस किए। कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन एज एन असाइनमेंट मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप उसका सॉल्यूशन जो है वो या तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में पूरा डिटेल सॉल्यूशन मेंशन नहीं कर सकूं तो उसको टेलीग्राम ग्रुप में जरूर पोस्ट कर देना, और अगर किसी को कुछ भी डाउट क्वेश्चन क्वेरी हो तो मुझे टेलीग्राम ग्रुप पे बता सकता है। जैसे ही मुझे समय मिलेगा मैं उसका आंसर यथासंभव बहुत जल्दी देने का प्रयास करूँगा। होता है ऐसा कि मैं क्वेश्चन का डायरेक्टली बहुत जल्दी आंसर नहीं दे पाता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारे काम एक्स्ट्रा भी होते हैं। तो चिंता न करें, जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं उस क्वेश्चन का आंसर भी दे दूँगा। तो मिलते हैं गाइस अगले वीडियो लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।